हेलो एवरीवन। अगर मैं आपको बोलूँ असेट मैनेजमेंट कंपनी और म्यूचुअल फंड एक नहीं होता है तो इस पे आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा। और अगर आपका रिएक्शन ये है कि नहीं ये दोनों तो सेम चीज़ होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होता है, वो रेवेन्यू कैसे अर्न करते हैं, उसी के साथ साथ उनके क्लाइंट्स कौन होते हैं। सो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर हम असेट मैनेजमेंट कंपनी का मतलब समझें तो क्लाइंट अपने पैसे अपने बिहाफ पे इन्वेस्ट करने के लिए एएमसी को देता है और एएमसी उन पैसों को कई सारी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, गोल्ड, लैंड्स एंड रियल एस्टेट, और उन पे जो रिटर्न जनरेट होता है वो क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। सो ये जो भी सर्विस एएमसी क्लाइंट को प्रोवाइड करती है उसके एक्सचेंज में वो कुछ परसेंटेज ऑफ फ़ी चार्ज करती है क्लाइंट से, वो होता है उनका रेवेन्यू। कहने का मतलब ये है कि एएमसी का मतलब ये नहीं हो गया कि जो सिर्फ म्यूचुअल फंड का बिजनेस करते हैं। म्यूचुअल फंड उनकी सर्विसेज का एक पार्ट हो गया, उसी के साथ साथ वो कई सारी दूसरी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि गोल्ड्स और रियल एस्टेट एक्सेट्रा। अगर मैं आपको एग्जांपल के टर्म्स में समझाऊं तो एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट मैनेजर है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के रिलेटेड, यानी कि वो एचडीएफसी की सारी म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम है उसे मैनेज कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि वो गोल्ड के रिलेटेड कुछ स्कीम्स मैनेज करते हैं या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पोर्टफोलियो भी मैनेज करते हैं। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि असेट मैनेजमेंट कंपनी ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, ताकि वो अपने क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सके। नेक्स्ट अगर हम असेट मैनेजमेंट कंपनी के क्लाइंट देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उसी के साथ साथ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अभी तक हमने ये देखा असेट मैनेजमेंट कंपनी फंक्शन कैसे करती है, उनके क्लाइंट्स कौन हैं। अब एक बार हम ये देख लेते हैं वो रेवेन्यू कैसे अर्न करते हैं। ज़्यादातर केसेस में अगर हम देखें तो असेट मैनेजमेंट कंपनी कुछ परसेंटेज ऑफ फ़ी चार्ज करती है वो जितना भी क्लाइंट का टोटल पोर्टफोलियो मैनेज कर रही है। अगर एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर कोई क्लाइंट का पोर्टफोलियो आप मान के चलो कि 1 करोड़ रुपए का है, या फिर हम बोल सकते हैं टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट 1 करोड़ रुपए की है। अगर हम कंपनी की बात करें तो एचडीएफसी एएमसी उसे मैनेज कर रही है और 1% वो एनुअल फ़ी चार्ज करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का टोटल रेवेन्यू हो गया 1 लाख रुपी। बट यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि इनका जो रेवेन्यू होता है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि असेट मैनेजमेंट कंपनी अगर कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है या फिर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करती है तो क्लाइंट के पोर्टफोलियो की वैल्यू डेली बेसिस पे चेंज होती है। उसके हिसाब से असेट मैनेजमेंट कंपनी का रेवेन्यू भी चेंज होता है। अगर हम उसको एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लो कि नेक्स्ट ईयर क्लाइंट का जो पोर्टफोलियो है वो 1 करोड़ की जगह 1 करोड़ 50 लाख हो गया, तो नेक्स्ट ईयर जो रेवेन्यू होगा असेट मैनेजमेंट कंपनी का वो 1,50,000 होगा। और उसी के साथ साथ अगर हम ये मान के चले कि नेक्स्ट ईयर पोर्टफोलियो की वैल्यू डिक्रीज़ होकर 80 लैक्स हो जाती है तो जो एएमसी का रेवेन्यू है वो भी 80,000 हो जाएगा। यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने ये मिलती है कि असेट मैनेजमेंट कंपनी का रेवेन्यू प्योरली क्लाइंट का पोर्टफोलियो कितना ग्रो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर एएमसी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है और अपने जो क्लाइंट है उनको अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे रही है तो उनका भी रेवेन्यू उतना अच्छे से इंक्रीज़ होगा। और अगर उन्होंने अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करी और इन्वेस्टर्स को कम रिटर्न्स मिले तो उनका रेवेन्यू भी डिक्रीज़ होगा। ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि जितनी भी टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट होती है उसका कुछ परसेंटेज ऑफ फ़ी चार्ज करते हैं। जब भी आप एएमसी का कोई बिज़नेस देखते हो तो हमेशा उसमें ये देखना है कि असेट अंडर मैनेजमेंट कितनी ग्रो कर रही है, तो उससे आपको पता चलेगा कि ओवरऑल एएमसी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है और आने वाले टाइम में उनका रेवेन्यू कितना इंक्रीज़ होगा और उसी के साथ साथ उनका प्रॉफिट भी कितना इंक्रीज़ होगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ता जाता है कंपनी के खर्चे उतने ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ होते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम मान लेते हैं एचडीएफसी एएमसी का जो अभी असेट अंडर मैनेजमेंट है समझो 10,000 करोड़ रुपए का है और नेक्स्ट ईयर वो इंक्रीज़ होकर 15,000 करोड़ हो गया, तो ऐसा तो नहीं हो गया ना कि भाई अगर इनकी असेट अंडर मैनेजमेंट 5,000 करोड़ से इंक्रीज़ हुई तो इनको अगले साल 10-15 ऑफिस और खोलने पड़ेंगे, 200-300 एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, कोई पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा। भले थोड़े बहुत खर्चे इंक्रीज़ होंगे बट जिस प्रपोर्शन में इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है उसके प्रपोर्शन में इनके खर्चे इतने ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होते हैं। तो इसलिए जब भी एएमसी की टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ जितनी ज़्यादा होगी उतना उस बिज़नेस के लिए फ़ायदा है, क्योंकि उसके सामने खर्चे इतने ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होंगे।
नेक्स्ट है एक्सेस टू ब्रॉड असेट क्लासेस। सो इसका मतलब ये हो गया कि कई बार ऐसा इंडिविजुअल इन्वेस्टर इजी नहीं होता है कि आप हर कोई असेट क्लास में इन्वेस्ट कर सको। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इतना इजी नहीं होता है। और उसी के साथ साथ अगर हम स्टॉक मार्केट में देखें तो मान लो आपको अगर एमआरएफ का शेयर खरीदना है तो वो अराउंड 80-90,000 रुपीज़ के आसपास है। सो एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर वहाँ पर एक स्टॉक खरीदना भी इतना ईजी नहीं है। सो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इजीली उस स्टॉक में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास इतना पैसा आता है कि वो अलग अलग असेट्स में डाइवर्सिफिकेशन कर सकती है और उसका एडवांटेज एक रिटेल या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को मिल जाता है। अगर हम लास्ट पॉइंट देखें तो स्पेशल एक्सपर्टाइज। अब सीधी सी बात है कि असेट मैनेजमेंट कंपनी का काम ही यही होता है कि वो लोगों के पैसों को मैनेज करती है और उस पर क्लाइंट को अच्छे से अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देती है। सो कई बार ऐसा होता है कि एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपके लिए ईजी नहीं होता है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे ज़्यादा रिटर्न है मिलेंगे, आपको इतना नॉलेज नहीं होता है। सो वही चीज़ असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास उतना एक्सपीरियंस होता है, उन्हें पता होता है कौन सी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अगर मैं इसका एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊँ तो स्टॉक मार्केट का अगर हम एग्जांपल लें तो कई बार इतना इजीली पॉसिबल नहीं होता है हर किसी के लिए कि वो कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च करे और उसके बाद स्टॉक में इन्वेस्ट करे। तो इसलिए असेट मैनेजमेंट कंपनीज म्यूचुअल फंड के थ्रू कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके और उसके थ्रू वो इन्वेस्ट करें। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का भी उसमें बेनिफिट हो जाता है कि भाई वो इजीली बिना किसी हेडेक के म्यूचुअल फंड के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और बड़े बड़े प्रोफेशनल फिनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं जो उस फंड को मैनेज करते हैं और ट्रैक करके चलते हैं और फाइनली लॉन्ग टर्म में वो क्लाइंट को अच्छे रिटर्न जनरेट करके देते हैं। नेक्स्ट कुछ डाउनसाइड देख लेते हैं एएमसी की। सबसे पहले अगर हम मैनेजमेंट फ़ी देखें सो इसको हम दो पर्सपेक्टिव से समझेंगे, एक है क्लाइंट के हिसाब से और एक शेयर होल्डर के हिसाब से। सबसे पहले हम क्लाइंट के हिसाब से देखें तो आप मान के चलो आपने 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और बाय द एंड ऑफ द ईयर आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई 1,10,000। तो आप खुशी खुशी मैनेजमेंट फ़ी 1% के आसपास जो भी होगी वो आप पे कर दोगे। बट आप ये मान के चलो कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई 90,000। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप कंपनी को जाके ये बोलोगे कि भाई मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 90,000 हो गई, मैं आपको मैनेजमेंट फ़ी नहीं पे करूँगी। डेफिनेटली आपको 90,000 पे भी 1% तो पे करना ही है। यहाँ पे सीखने की चीज़ क्या है कि भले आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो बट जो म्यूचुअल फंड की कंपनी है वो तो पैसा कमाने ही वाली है। एज अ क्लाइंट यहाँ पे आपका लॉस हो सकता है अगर आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हुई तो। और अगर हम इसको शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप क्या सोचेंगे कि भाई मैं HDFC AMC का शेयर होल्डर हूँ, भले क्लाइंट पैसा बनाए या नहीं बनाए बट HDFC AMC को तो मैनेजमेंट फ़ी मिलने ही वाली है चाहे क्लाइंट का पोर्टफोलियो डिक्रीज़ हो या इंक्रीज़ हो। शेयर होल्डर के लिए ये ऐसा पॉजिटिव वे में काम कर सकता है। बट यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से मान लो आप शेयर होल्डर हो और HDFC AMC फंड अच्छे से मैनेज ही नहीं कर रही है, वो 2-3-4 साल से उन्होंने अपने जो क्लाइंट है उनको बहुत ही ख़राब रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम एग्जांपल के हिसाब से देखें तो निफ्टी 50 मान लो साल का 15% रिटर्न दे रहा है और जो HDFC AMC म्यूचुअल फंड मैनेज करती है वो सिर्फ 10% रिटर्न दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि जो भी उनके क्लाइंट है वो धीरे धीरे एग्जिट करते जाएंगे और इन शॉर्ट उनका जो टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट है वो डिक्रीज़ होएगा। और अगर असेट अंडर मैनेजमेंट डिक्रीज़ होगा तो कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज़ होगा तो ओवरऑल उनकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज़ होगी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर होल्डर को भी उसका लॉस है। बट हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि असेट मैनेजमेंट कंपनी का काम ही यही होता है कि वो पैसा मैनेज करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स दे। अगर वो ख़राब परफॉर्मेंस करेगी तो अल्टीमेटली AMC का ही लॉस है। और लास्ट है अंडर परफॉर्मेंस रिस्क। कई बार क्या होता है कि असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास इतना ज़्यादा पैसा होता है कि वो कोई एक असेट में इन्वेस्टेड नहीं रह सकते, उन्हें गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, कई बार रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, कई बार स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है उसके थ्रू भी उनको रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं मिलते हैं। ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन पे आ जाए तो डेफिनेटली एक चीज़ बोल सकते हैं कि AMC के कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज के फ़ायदे भी हैं बट उसी के साथ साथ कुछ दूसरे रिस्क भी हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके लाइक और कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है। और उसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आप किसी AMC का पार्ट बनते हो तो आप एज अ क्लाइंट बनना चाहोगे या फिर एज अ शेयर होल्डर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।